तो हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट में हम लोग कालका एकेडमी ईडीयू के अंदर बात करने वाले हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। मेडिवल हिस्ट्री जैसे कि आप लोग को पता है कि मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, और मेडिवल हिस्ट्री से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बात करते हो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह, पोल साइंस वगैरह, मतलब जो भी आपके पास इको वगैरह के लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पूछे जाते हैं। अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास में मतलब कि इसके डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, जो कि सबसे छोटा टॉपिक भी है हमारे पास में। माना जाता है कि वैसे ये एक अथाह टॉपिक है, मगर आपके पास में जो क्वेश्चन है, अगर पिछले 10 साल के ट्रेंडिंग वीडियोस आप देखोगे तो वो एक लिमिटेड सोर्स हैं। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों का मोटो भी यही है कि हम लोग अभी क्रैश कोर्स के ऊपर मतलब कि पूरा ध्यान देने वाले हैं। और क्रैश कोर्स का मतलब आपके पास बेसिकली इतना सा है कि आप लोग कम से कम समय में मात्र 60 दिनों के अंदर या 70 दिनों के अंदर किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि पिछले 8 सालों के मुकाबले इस बार की वैकेंसी कुछ खास है, कुछ दमदार है, कुछ खतरनाक है। क्योंकि इस बार आपके पास में डीएसपी लेवल की, एसडीएम लेवल की एक अच्छी खासी पोस्ट और 1700 के करीब पोस्ट होना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से दिल थाम के बैठ जाइए, और आज की क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो आपसे डिस्कशन किए जाएंगे। हाँ, मैं कुछ नोट्स का भी आपका सहारा लूँगा साथ साथ में, मगर वो आपके लिए विश्वास मानिए कि बहुत ज़रूरी होने वाला है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल तहे दिल से मतलब बिल्कुल बढ़िया से देखना। वीडियो अराउंड 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है, अराउंड मैक्स टू मैक्स भी जाएगी तो 1.25 घंटे की रहेगी। मगर विश्वास मानिए कि मेडिवल हिस्ट्री का 90% ऑफ द जो टॉपिक होगा आपका वो इससे रिलेटेड ही होगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम के अंदर की देख लोगे, चाहे आप बीपीएससी देख लो, एसएससी देख लो, आप किसी भी एग्जाम को आप देखते हो तो मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन इससे बाहर आपको रेयरली मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है, एक अच्छे क्वेश्चनों का पूरा एक डाटा आप लोग के लिए प्रस्तुत है कालका एकेडमी ईडीयू चैनल पे, जहाँ पे आप लोग के पास डिफरेंट टाइप के वेरियस कोर्सेज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, सारे के सारे क्रैश कोर्स के बेसिस पे। जिसको लंबे समय का नहीं है, मतलब कि 4 साल, 3 साल, 2 साल देने का मन नहीं है, वो चाहता है कि मतलब मैं 2 महीने में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में पूरी जान लगा के मतलब कि फोकस कर सकूँ। कोई ऐसा बच्चा जो कि मतलब चाहे जॉब कर रहा है, किसी भी मजबूरी में वो नहीं कर पा रहा है, पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप भी अभी अगर नए हैं हमारे चैनल पे और आप लोग थोड़ा बहुत वीडियो देखने के बाद में अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तब करना आप जब आपको ये पसंद आए, ठीक है। अभी हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए, और मतलब 70th एग्जाम फिर से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है मामला वो ये है कि 712 एडी से लेकर के 1200 एडी का जो मेन पोर्शन है वो कवर होता है, जिसके ऊपर से कई सारे आपके सवाल बनते हैं। और इन 3 मतलब ये जो समय है हमारे पास में टेन्योर है, इस समय के बीच में इन 3 जनों के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके बाद आपसे पूछे जाते हैं, जिसका आपको पूरा एक कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ बातें करने की सोचें, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड हमारे पास में जो बातें आएंगी ओके, मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड हमारे पास में बात होंगी। मैं एक नए पेज पे समझा देता हूँ इस वाले को, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्टोरी कुछ इस तरीके का है कि पहले के समय में जो ईरान वाला पोर्शन था हमारे पास में, ईरान जिसको पहले के समय में फारस बोला जाता था, बेसिकली उसको ईरान बोला जाता है आज के डेट में, उसको पहले फारस बोला जाता था, ठीक है। तो ये फारस वगैरह जो थी ये बंजर काफ़ी बंजर भूमि होती थी, और बंजर भूमि का मतलब ये होता था उनको खाने पीने के लिए और भी मतलब डिफरेंट टाइप के ऐशो आराम तो चाहिए होते हैं। तो उन ऐशो आराम के ताक में ये लोग क्या कर रहे थे कि आसपास की कंट्रीज़ वगैरह में थोड़ा बहुत चढ़ाई करना चाहते थे। तो लाइक उस वक्त का हमारा जो भारत है वो ये था। तो भारत के ऊपर इन्होंने सोचा कि पहले कि अटैक मारने की कोशिश करें, मगर उस वक्त के समय में भारत हमारा सोने की चिड़िया वैसे भी कहलाता था। तो यहाँ पे जो लोग थे वो पूरी तरीके से परिपक्व थे, अपने खुद की सेना थी, खुद की आर्मी थी। तो एक तरीके से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मतलब कि वो यहाँ पे अटैक मारें और कुछ भी करें। तो इन्होंने क्या करा, एक ईजी टारगेट चुना जो श्रीलंका है आज के डेट में। उस वक्त श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था, सिलोन, ठीक है, सिलोन। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से अटैक मारने के लिए सिलोन पे आते थे और यहाँ पे ही अटैक मारा करते थे, और यहीं से जितना भी लूटपाट होता था वो करके जाया करते थे। अच्छा, जब यहाँ पर से मतलब ईरान से सैनिक आते थे तो वो बड़े बड़े जहाज़ों में भर के
अपनी फैमिली वगैरह के साथ में आते थे, मतलब जो मतलब कि सैनिक आएंगे, लड़ाके आएंगे, वो अपने वाइफ को लेके, अपने कई बार परिवार को लेके मतलब कि वो आते थे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास में एक बड़ा झुंड था, तो मतलब उसको उनको कोई इशू नहीं होता था। मगर एक बात बताइए कि जब जैसे लड़ाई होगी तो मतलब कि यहाँ पर से भी जो लोग हैं वो विरोध में मतलब उनको मारेंगे पीटेंगे, तो जो सैनिक यहाँ के मारे जाते थे उनकी जो विधवाएं होती थी, तो या तो जनरली उनको उनके जो बड़े अफसर होते थे या फिर मतलब कि वो लोग उनसे शादी कर लेते थे, या फिर उनको भेज दिया जाता था वापस, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक केस बना बेसिकली कि मतलब कि 3 बड़े बड़े जहाज भर के यहाँ पर से डिफरेंट जो मतलब कि युद्ध के जो प्रताड़ित लोग थे, या तो मतलब जैसे विधवाएं थी, और या फिर लूट का जो सामान था, लूट का सामान में बेसिकली श्रीलंका को, जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है, वैसे श्रीलंका को मोतियों का देश बोला जाता है अभी भी, ठीक है ना। उस वक्त भी मोतियाँ मतलब बहुत ज़्यादा होती थी, पर्ल्स जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये भर के जब जा रहे थे यहाँ पे, तो भारत के बगल में ही एक राज्य मतलब पड़ता था सिंध, ठीक है ना। सिंध के पास में जब एरिया में पहुंचता है तो इस पर्टिकुलर एरिया में पायरेट जो होते हैं, मतलब कि जो समुद्री लुटेरे थे, उन्होंने अटैक किया और ये जहाज़ों को उन्होंने क्षति पहुंचाई, इनको लूट के ले गए और इनकी जो भी विधवाएं वगैरह थी उन सबको भी मतलब बंधक बना लिया था। जिसके बाद में इनको काफ़ी मतलब कि जो यहाँ के ईरान का जो सुल्तान था, ठीक है, अल हजाज बिन यूसुफ, उस वक्त के जो डेट में है राजों को बोला जाता था वहाँ पे खलीफा, ठीक है ना। तो जो ईरान का खलीफा था अल हजाज बिन यूसुफ, इसको काफ़ी बुरा लगा, तो ये गुस्से से आग बबूला होके ये बोलता है, सिंध का जो राजा है जिसका नाम होता है दाहिर सेन, DAHIR, दाहिर सेन, SEN, ओके। तो ये इनसे बोलता है कि मतलब कि भाई आपके एरिया में मतलब कि लूटमाट हुई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे मतलब जो सैनिक वगैरह हैं या फिर जो विधवाएं हैं मतलब कि हमारे देश की, मतलब उनको और हमारा जो लूट का खजाना है वो सब आप वापस दिलवाने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके टेरिटरी में हुआ है, आपके राज्य में हुआ है, आपके राज्य के आसपास हुआ है, तो ये आपकी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो मतलब दाहिर सेन है ये साफ मना कर देते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए जी मतलब कि लूटपाट वाला जो मामला है वो हमारी तरफ से नहीं होता है, हमको खुद भी लूटा जाता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एक क्लियर विज़न दिया मतलब उस चीज़ का कि मतलब कि हाँ हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है। मगर अल हजाज बिन यूसुफ गुस्से से थोड़ा पागल था, तो उसने क्या करा, यहाँ पर से मोहम्मद बिन कासिम एक कमांडर था जिसको मतलब कि भेजा। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये आता है और मतलब पूरा रात के अंधेरे में बेसिकली मतलब कि और मतलब बिना किसी समय को देखते हुए, बिना किसी तैयारी के, क्योंकि देखो इंडिया में पहले के समय में जो लड़ाई होती थी, आज तक जब भी इंडिया में लड़ाई हुई है तो वो धर्म युद्ध के तौर पे हुई हैं। धर्म युद्ध बेसिकली मतलब ऐसा होता है कि सब कुछ पहले बता दिया जाता है कि हाँ मैं इस तारीख को आऊँगा, मतलब हम पहले मैं ये चाहता हूँ, ये बोलेगा मैं नहीं चाहता, फिर ये बोलेगा कि अच्छा ऐसा कर लेंगे तो क्या आप एग्री होगे, फिर लड़ाई होगी आपस में। तो लड़ाई भी मतलब ऐसे होती थी पहले के समय में इंडिया के अंदर कि मतलब कि हाँ सुबह के सूरज निकलने के बाद लड़ाई शुरू होगी, शाम को ढल जाएगी लड़ाई, मतलब जब सूरज ढल जाएगा तो लड़ाई भी बंद हो जाएगी। मगर बेसिकली ईरान वगैरह या उस वाले जो एरिया में आते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे मतलब बेसिकली गोरिल्ला मार युद्ध होता था, कोई धर्म युद्ध वगैरह टाइप का या कुछ भी उस तरीके का नहीं मतलब फॉलो किया जाता था ट्रेंड, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे से लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद में क्या हुआ, राजा दाहिर सेन की 2 बेटियाँ थीं जिसका नाम था फूलवती और सोमवती, इनको भी कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर से कई सारा मतलब लूटपाट मचाया गया, खूब सारे कत्लेआम किए गए और कई सारे मतलब जो लेडीज़ें होती हैं लगभग 600 के करीब मतलब जो औरतें हैं उनको मतलब कि यहाँ से पकड़ के ले जाया गया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बट वो जो राजा था वो बेसिकली दिल का मतलब थोड़ा साफ था, तो मतलब उसने क्या करा कि उसने मतलब जो राजकुमारियाँ थी दोनों उनको अपने संरक्षण में अपनी बेटी के कक्ष में ही मतलब कि जो महल था बेटी का उसमें रख दिया। और बाद में ऐसा पता चलता है कि मतलब कि क्योंकि राजा बिल्कुल दिल का साफ था तो उसने मतलब ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि राजा को ब्रेन वॉश कर दिया गया था फूलवती और सोमवती के द्वारा, जिसके बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम है क्योंकि उन्होंने बदला लेना था तो उन्होंने क्या करा, राजा का ब्रेन वॉश किया और मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा ही ऊँट की खाल में चिनवा दिया, मतलब लाइक ऊँट की खाल में उसको बंद करवा के दम घुट के मार डाला गया, ठीक है ना। इससे मतलब कि हमारे पास में यहाँ तक की स्टोरी जो है वो पता चलती है आपकी, ओके। उसके बाद में आती है बात हमारे पास में महमूद गजनवी की। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसने 17 बार अटैक मारा था इंडिया के ऊपर। जब इस महमूद गजनवी के भी बारे में अगर हम बात करते हैं तो महमूद गजनवी को भी
टारगेट था कि मतलब बेसिकली कि मतलब कि ये चाहते थे कि फारस से लड़ाई करें और फारस से लूटमार करें, मगर इसके नोबल्स ने इसको बोला कि मतलब कि देखो अगर आप फारस पे लूटमार करते हो तो ये खुद ही लूटपाट करने वाले लोग हैं, तो इनके पास से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ से लूटपाट करके आते हैं ना, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक काम करें, इंडिया के कुछ रीजन्स पे अटैक मारे। तो ये इंडिया का जो बिल्कुल आउटर वाला छोर था उस पर अटैक मारने की कोशिश इन्होंने करी, और यहाँ पे अटैक मारने के लिए आते थे डिफरेंट टाइम्स में, और यहाँ पे अटैक मार के ये वापस चले जाते थे, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं मोहम्मद गजनवी की बात करता हूँ आपसे, तो वो 998 में उसने मतलब 998 में उसने राजा की उपाधि ग्रांट की थी, और उसके बाद में उसने 1001 से लेकर के 1027 के बीच में भारत के ऊपर 17 बार अटैक किया था, जिनमें से इसके 2 अटैक सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनमें से एक जो है आपका 1018 वाला, ठीक है, और 1025 वाला, ओके। इसके अंदर बेसिकली ये 1018 वाला जो था ये मथुरा का इन्वेजन था, मथुरा में इसने अटैक किया था, और उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाई थी और काफ़ी कत्लेआम भी हुआ था। देन आफ्टर 1025 के अंदर जो हुआ था, इसको मतलब ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है सोमनाथ अटैक, ठीक है ना। सोमनाथ का जो टेम्पल है इस पर इसने अटैक किया, और देन आफ्टर ये जा रहा था, जब ये जा रहा था तो वहाँ पे देवगिरी नाम की एक जगह जो महाराष्ट्र में पड़ती है आपकी, वहाँ पे इसकी भिड़ंत होती है। वहाँ की लोकल कम्युनिटी जिसको बोलते हैं जाट कम्युनिटी, ठीक है ना, जाट कम्युनिटी वाले जो लोग होते हैं वो इनको घेरते हैं बीच में, और इनके साथ में काफ़ी युद्ध होता है, जिसके बाद में महमूद गजनवी हार जाता है और ये चला जाता है अपने देश। एंड देन आफ्टर ये 1-2 साल की तैयारी के बाद दोबारा आता है, और फिर से इसकी जाट कम्युनिटी से भिड़ंत होती है, उनसे बदला लेने आया होता है बेसिकली, वहाँ पे फिर से मार खा के जाता है, और देन आफ्टर वो मतलब जब अपने देश में वापस जाता है तो इस बार वो वापस नहीं आ पाता, मतलब वहीं पे बीमार पड़ जाता है, एंड देन खाट-वाट पकड़ के मतलब बेसिकली मतलब बिल्कुल फ्रैक्चर वाली फॉर्म में होके फिर वो दम तोड़ देता है, ठीक है। तो जनरली इसके ऊपर हमारे पास में ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं अभी दोबारा से आपको एक बार रिकॉल करवाने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास में जो हमने अभी बात करी है, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अटैकर माना जाता है, जो पहला अटैक बाहर के देशों से हमारे इंडिया पे हुआ था, खासकर मतलब जो मुस्लिम, अगर हम इरा की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम की तरफ से जो होने वाला था मोहम्मद बिन कासिम का था, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर महमूद गजनी की बात होती है, फिर अब आती है बात हमारे पास में मोहम्मद गौरी की बात, ठीक है ना। एक बार आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, हम अभी बात करते हैं इसके बारे में। देन आफ्टर हमारे पास में जो आता है थर्ड वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो उनकी लिस्ट कुछ इस तरीके की है कि लाइक पहली बार मतलब कि मोहम्मद गौरी ने जो लड़ाई लड़ी थी अपनी तरफ से, वो 1175 में लड़ाई लड़ी थी, और 1175 में जो इसने लड़ाई लड़ी थी वो मूलराज प्रथम के साथ में लड़ाई करी थी, जो कि मुल्तान में करी थी, ओके। दूसरी लड़ाई जो थी इसकी 1178 में थी, जिसको इसने भीमदेव सेकंड के साथ में किया हुआ था, जो कि माउंट आबू राजस्थान के अंदर पड़ती है जगह, ठीक है ना। अगर इसकी तीसरी और चौथी लड़ाई की बात करते हैं तो वो तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में किया गया था, लगातार 1191-1192 के तहत किया गया था। और 1192 में इसका जिसने सपोर्ट किया था लड़ाई करने के लिए पृथ्वीराज चौहान से, उसी के साथ इसने 1194 में मतलब कि चंदावर की लड़ाई करी थी, किसके साथ, तो जयचंद के साथ में। और जयचंद कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये जो पांचों के पांचों युद्ध थे हमारे पास में, इसमें पहला वाला युद्ध जो था इन्होंने ये तो वॉन कर लिया था, फिर दूसरा वाला लॉस किया था, तीसरा वाला भी लॉस किया था, फिर अगला वाला भी वॉन, और उसके बाद भी वॉन। मतलब 5 में से जो पहला वाला जो युद्ध है, पहला, चौथा और 5वां, ये इन्होंने जीते थे, बाकी बीच के 2 जो हैं ये हारे थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद गौरी जब आया था तो अपने साथ में ये 2 अपने इंपॉर्टेंट सेंट्स लाया था। सेंट मतलब कि जिनकी मतलब बेसिकली जिनकी ये पूजा करता था एक तरीके से, या फिर जिनको ये बहुत मानता था। तो इसके साथ में 2 सेंट आए हुए थे, जिनका नाम था पहला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, दूसरा था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका ये सपना था कि मतलब कि ये पूरे देश मतलब पूरी दुनिया पे राज करें, और मतलब कि मोहम्मद गौरी को मतलब ये चाहते थे कि मतलब कि ये इस्लाम को बहुत ज़्यादा मतलब फैलाए हैं, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे मतलब कि इनकी भी मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट करा करता था वो मोहम्मद गौरी। मगर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समय की बात है कि वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाता है, जो कि दिल्ली के अंदर है।
और उसके अलावा शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के याद में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है जो कि अजमेर राजस्थान के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर भी बन जाते हैं और शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के ऊपर भी बनते हैं। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन इसका कई बार बनता है हमारे पास में कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक्चुअली में क्या था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहले के समय में वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मस्जिद के तौर पे बनाया गया था, ठीक है। एक बार इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जहाँ तक हम बात करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्टिंग जो थी कि मतलब स्टार्टिंग इसने की थी स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करने वाला बेसिकली ये था। स्लेव डायनेस्टी को ही हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये मतलब जब स्टार्टिंग में था बेसिकली, मतलब अगर आप देखा भी जाए तो मतलब कि ये सबसे पहले मोहम्मद गौरी का कोई मतलब ये कमांडर वगैरह नहीं था। पहले वो स्टार्टिंग में उसका स्लेव था, मतलब सिर्फ उसको खरीदा गया था एक तरीके से, और मतलब कि उसके बाद ये अपने आप को प्रूव करता है और प्रूव करने के बाद में इसको देखा जाता है कि इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो इसको धीरे धीरे मतलब इसका प्रमोशन किया जाता है आर्मी के अंदर छोटा सा। तो उसके लिए मतलब कि माफ़ी चाहेंगे आपसे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग उसकी स्लेव के तौर पे हुई थी, उसके बाद में वो मतलब अपनी चीज़ों को साबित करता है कि मतलब कि हाँ मेरे पास वो क्वालिटीज़ हैं, तो उसके बाद उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। देन आफ्टर वो एक डायनेस्टी की स्थापना करता है। हालांकि वो मतलब कि कभी भी अपने आप को मतलब कि सुल्तान नहीं बोलता है, मगर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला यही पर्सन है हमारे पास में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन के बारे में, तो कुतुबुद्दीन के पास में कुछ स्पेशल टाइटल्स थे, जैसे कि उसने खुद जो एक्सेप्ट किए हुए थे सिपा सलार का, मलिक का, ठीक है ना। इसके अलावा एक इसको मतलब कि टाइटल जो है वो लोगों ने भी दिया हुआ था, जिसका नाम था मतलब जो था लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए कि मतलब वो एक ऐसा पर्सन था कि अगर उसको दिखता था कि मतलब कोई इंसान मजबूर है, कोई इंसान किसी भी तकलीफ में है, तो वो मतलब लाखों सरफिया भी ऐसे लुटा दिया करता था, मतलब हज़ारों सरफियाँ, या मतलब पैसा दान पुण्य करने में थोड़ा सही था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो इसका बेटा जो था आराम शाह, मतलब इसके बाद में मतलब बेसिकली आराम शाह की बात आती है। आराम शाह जो है ये एक थोड़ा वीक रूलर होता है, इससे मतलब उतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते आपके पास में। इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो इल्तुतमिश के ऊपर बनते हैं। तो इल्तुतमिश जो था वो इसका मतलब दामाद था बेसिकली। तो इल्तुतमिश के ऊपर क्वेश्चन कई सारे आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे इल्तुतमिश के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चहलगानी की स्थापना किसने की थी। चहलगानी बेसिकली कमांडोज का एक ग्रुप था जो कि राजा के मतलब जो उस वक्त का जो सुल्तान होता था उसकी पूरी देखरेख करता था। 40 लोगों का एक ग्रुप था चहलगानी, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द इल्तुतमिश। ओके, इसके अलावा इसने एक सुल्तानगढ़ी की स्थापना की थी। सुल्तानगढ़ी एक जगह का नाम है, ठीक है ना। पहला सुल्तान था ये, इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था बाकायदा। इसने 2 इंपॉर्टेंट कॉइन चलाए थे। एक कॉइन जो था इसका सिल्वर का था और एक जो था वो कॉपर का था। सिल्वर वाले कॉइन का नाम जो था वो टंका था एंड कॉपर वाले को जीतल बोला जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो रूलर है हमारे पास में वो है रुकनुद्दीन फिरोज़, ठीक है ना। रुकनुद्दीन फिरोज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये फिर से अगेन उतना ज़्यादा मतलब कि एक्टिव रूलर नहीं था। इल्तुतमिश का बेटा ही था बेसिकली, मगर ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो इसकी जो बहन होती है रज़िया सुल्ताना, वो इसको बोलते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। तो देन आफ्टर मतलब रज़िया सुल्ताना जो होती है वो बनती है रूलर वहाँ पे। और रज़िया सुल्ताना ने बेसिकली जो इस्लाम के मतलब जो उस वक्त के कानून होते थे उसके अगेंस्ट जाके, मतलब जैसे कि उसने पर्दा सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया था। क्वेश्चन बनता है हमारे पास में कि पर्दा सिस्टम को ना अडॉप्ट करने वाली या पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक कौन थी। तो इन सब के ऊपर मतलब रज़िया सुल्ताना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में ऑप्शन आएगा। जब भी आएगा महिला शासक के ऊपर, मुस्लिम महिला शासक, सबसे इंपॉर्टेंटली आंख बंद करके रज़िया सुल्ताना लगाना है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इसके अलावा इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो होता है क्यूबा एंड कुल्हा के ऊपर, ठीक है ना। इन्होंने क्यूबा और कुल्हा को अपनाया था। मतलब बेसिकली ये टोपी पहनती थी और एक पोशाक पहनती थी बेसिकली, मतलब जो कि मतलब बुरके जैसा नहीं होता था, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने मतलब कि कॉइन्स चलाए हुए थे और उन कॉइन्स के ऊपर मतलब अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी। जैसे एक कॉइन पे उसने लिखा हुआ था इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है ना। एक पे लिखा हुआ था दिल्ली सल्तनत की महारानी और एक पे लिखा था न्याय की रानी, ठीक है। बात कुछ ऐसी होती है कि 4 साल का लगभग इनका टेन्योर होता है जिसके अंदर ये राज करती हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि इनके जो हस्बैंड हैं और इनका जो भाई है वो दोनों मिलकर इनको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मतलब इनको ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में अलग अलग लोग आते हैं, जैसे मुइज़ुद्दीन बरहम आ गया, या फिर अलाउद्दीन मसूद आ गया, नसरुद्दीन महमूद आ गया, ठीक है ना। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मगर हाँ ये सब जरूर है कि मतलब ये सारे के सारे चहलगानी के ही सदस्य थे। चाहे हमारे पास में गियासुद्दीन बलबन के
तक भी अगर हम जाते हैं तो गयासुद्दीन बलबन हो गया या फिर ये तीनों और भी जो लोग हैं हमारे पास में, ये भी चहलगानी का हिस्सा थे। मतलब क्योंकि पावर जिनके हाथ में होती थी वही राज करेंगे, बेसिकली हमारे पास में ये वाली बात होती थी। तो बलबन जो था उसने देखा कि भाई मतलब पिछले कई जनरेशन से ये हो रहा है कि मतलब कि मतलब चहलगानी के ही सदस्य जो है एक दूसरे को मार मार के मतलब कि वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसने बनते के साथ अपने आप को मतलब जैसे ही सुल्तान बना, इसने सबसे पहले चहलगानी को फिनिश कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में इसने पर्शियन कल्चर अपने कोर्ट में लगाया था कि मतलब उसको रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे थे, क्योंकि बीच में जितने भी राजा महाराजा आए थे मतलब इनके सुल्तान आए थे, उन्होंने कभी भी राजा मतलब कि या सुल्तान के तहत अपने आप को नहीं रखा। वो उन्होंने बस ऐशो आराम की ज़िंदगी जी, कभी उन्होंने किसी भी मतलब कि एक सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। तो गयासुद्दीन बलबन ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली कुछ काम किया। सबसे पहले मतलब उसने चहलगानी को ख़त्म किया, पर्शियन कल्चर को एक्टिवेट किया। उसने अपने मतलब पर्शियन कल्चर के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसका एग्जाम में बहुत जिक्र होता है, सजदा और पैबोस, ठीक है। सजदा मतलब होता है कि बेसिकली कि झुक के प्रणाम करना जो भी सुल्तान होता था, और पैबोस का मतलब होता था कि जब भी कोई कुछ बोलेगा तो मतलब कि उसके पैरों को चूमेगा, सुल्तान के पैरों को चूम के फिर बोलेगा, मतलब कि अपनी जो भी फरियाद लेके आएगा तो उसके बारे में बात होती है। इसके अलावा इसने एक बलबनी कॉइन चलाया हुआ था जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पास में कई बार बन जाते हैं, ठीक है। फिर अगेन दो हमारे पास में आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। एक कुकाबाद था हमारे पास में और एक कुमुर शाह था, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है ना। अगली बात हम लोग करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के ऊपर। खिलजी डायनेस्टी जो है हमारे पास में, इसका फाउंडर जो था वो इसका जो फाउंडर हमारे पास में वो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी का ही एक भतीजा था जिसका नाम था अली गुरशास्प, ठीक है। अली गुरशास्प बेसिकली इसका खुद का नाम था, मगर इसने अपने आप में ही एक नाम रख लिया था अपना खुद का, जिसको मतलब आप लोगों ने मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन मतलब कि बेसिकली दुनिया पे राज करने वाला, ठीक है ना। मतलब कि उसको ये लगता था कि मतलब कि मैं ही मैं हूँ वाला, मतलब उसने अपने आप में खुद अपने आप को रख लिया था, ठीक है ना। ये फाउंडर था आपके पास में जलालुद्दीन खिलजी। इसके ऊपर की अगर बात करते हैं तो ये अफगान का मतलब कि अफगानिस्तान से आया हुआ था, ठीक है। इसका भतीजा जो था वो अली गुरशास्प था, या अलाउद्दीन खिलजी को भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब नाम बेसिकली दूसरा नाम जो था। इसकी दो इंपॉर्टेंट जो लड़ाइयाँ हैं हमारे पास में वो 1291 की मंगोलों को जब ये हरा देता है तो वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। दूसरा वाला हमारे पास में आता है 1296 का युद्ध, जिसके अंदर ये देवगिरी को लूट के आता है और देन आफ्टर ये अपने चाचा को मार डालता है। चाचा भी और ससुर भी दोनों मतलब बेसिकली इसका ही होता है, तो उसको मार देता है और ख़ुद अपने आप को एक सुल्तान घोषित कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो खिलजी डायनेस्टी है वो सबसे कम टेन्योर की डायनेस्टी रही है, बस 30 साल के आसपास चली थी ये तकरीबन। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मलिक कफूर की बात कर रहे हैं तो मलिक कफूर जैसे कि मूवी वगैरह में दिखाया गया, मूवी में अक्सर थोड़ी बहुत बातें झूठी भी दिखाती हैं सॉरी। तो मलिक कफूर जो है बेसिकली दिखाया जाता है कि उसको खरीद के उसका ससुर लेके आता है, मतलब उसको गिफ्ट के तौर पे देता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। मलिक कफूर को खुद मतलब कि उसको पसंद मतलब अलाउद्दीन खिलजी को वो पसंद आ गया होता है, तो राजस्थान की एक जगह से 1000 दिनार में खरीद के लाता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसको कहते हैं, तो वो मलिक कफूर को कहते हैं, ठीक है ना। और मलिक कफूर का नाम मतलब मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, मगर उससे पहले उसको मलिक मणि बोला जाता था बेसिकली जब उसको खरीदा गया था, ठीक है। अगर मैं 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के डायनेस्टी की बात करता हूँ तो इसके अंदर उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें करी थी हमारे पास में, वो कौन कौन सी चीज़ें थी। तो सबसे पहली बात उसने ये करी थी कि उसने आर्मी का रिफॉर्मेशन किया था। आर्मी का रिफॉर्मेशन का मतलब होता है बेसिकली कि मतलब उसने एक आर्मी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में मतलब सारी बातें बताई। लाइक मतलब पहले के समय का जैसा राजा महाराजा होते थे इससे पहले वाले, वो बोलते थे कि युद्ध हो गया, चलो जो जो चलेगा साथ में, अगर जीते तो हम ये देंगे वो देंगे, गिफ्ट देंगे, तो उस तरीके से मतलब बातचीत होती थी। मगर इसने क्या करा कि मतलब एक सैलरी का पैकेज फिक्स किया, एक पूरा सिस्टम मतलब बनाया था। सबसे अच्छा सिस्टम मतलब इसके दौरान में था, ठीक है ना। तो आर्मी मतलब ये रिफॉर्म करी थी, सैलरी सारे मतलब जो लोग थे उनको मतलब कि आर्मी वालों को दिया गया था। दाग एंड हुलिया सिस्टम दिया गया था। राजा मतलब कि ऐसा नहीं था कि मतलब सैनिक किसी को भी भर लिया जाता था, ठीक है ना। सैनिकों के लिए मतलब बाकायदा रिक्रूटमेंट होती थी, एक अच्छे लेवल का बंदा होता था, मतलब कि दौड़ भाग में मतलब वो ठीक ठाक फिट एंड फाइन होगा, तो उसके बाद में उसको मतलब कि आर्मी में भर्ती किया जाता था। उसको एक प्रॉपर ड्रेस दी जाती थी। घोड़े वगैरह जो होते थे उनको भी मतलब कि बाकायदा नंबर दिए हुए थे, ये नहीं कि कोई भी घोड़ा पकड़ा और उनको पकड़ के लेके चले गए युद्ध में कि लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट के लिए उसने कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ था। मार्केट कंट्रोल सिस्टम को देखरेख करने के लिए इक्तेदार की पोस्ट मतलब लॉन्च की गई थी। इक्तेदार आपके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है, ये एक अकाउंट ऑफिसर था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में
हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसने दो तरीके के टैक्स लगाए हुए थे, एक घराई का और एक चराई का। घराई का मतलब कि घर में रहने का भी टैक्स देना पड़ता है, और चराई का मतलब होता है कि अगर आपके पास मवेशी हैं, गाय भैंस वगैरह कुछ भी बकरी वगैरह हैं, तो मतलब फील्ड होती थी उसके ऊपर अगर मतलब कि अगर आप भेजोगे अपने पशुओं को चरने के लिए तो उसके बेसिस पे आपको कुछ अमाउंट में टैक्स देना पड़ता था। ये चीज़ें मतलब कि बेसिकली करी गई थी उसके द्वारा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं अभी दिल्ली में उसकी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट बनावट है, मतलब जो भी चीज़ें उसने मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं उसके ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे पास में आ जाता है अलाई मीनार, फिर हौज खास, अलाई दरवाज़ा, चोर मीनार, ठीक है ना। चोर मीनार ये सारी की सारी जो है वो दिल्ली के अंदर बनी हुई हैं बेसिकली। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में जो आती है बात, एक पोइट था उसके पास में जो अमीर खुसरो नाम से। तो अमीर खुसरो को वो अपने साथ हमेशा जनरली रखता था क्योंकि उसको पोइट्री वगैरह सुनने का काफ़ी शौक था, और मतलब कि अमीर खुसरो एक ऐसा पोइट था कि अगर उसको कुछ बातें भी बोली जाती थी तो वो उसको एक पोइट्री वाली फॉर्म में बहुत अच्छे अंदाज में मतलब उसको प्रोवाइड कर देता था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसको अमीर खुसरो को इसने मतलब एक टाइटल दे रखा था स्पेशल, जिसका मतलब टाइटल का नाम था तोता ए हिंद, ठीक है। तोता ए हिंद मतलब क्योंकि वो हूबहू वैसे वाली चीज़ों को मतलब कि अपने बातों में कन्वर्ट करके बोल देता था जो कि सुरीली लगती थी लोगों को सुनने में। 1316 से 1320 के बीच में मुबारक शाह मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था वो राजा बना, मगर इसके बीच में 36 दिन का एक राजा बना था जिसका नाम था मलिक कफूर, मतलब वही मलिक कफूर जिसको मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनार में खरीद के लाया था। मगर मलिक कफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद काफ़ी बौखला गया था, और 36 दिन के अंदर में उसने दिल्ली की सड़कों पे इतना खून बहाया था कि मतलब जो कि अविश्वसनीय अकल्पनीय वाली फॉर्म में था आपका, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन मतलब आपके पास बन सकते हैं। 36 दिन का राजा कौन था, ठीक है। डाक सिस्टम किसने चालू किया था, बलबनी कॉइन्स किसने चालू किया था। तो इन बातों को थोड़ा सा आप मतलब नोट डाउन करो, और मतलब उसके बेसिस पे आप लोग नोट्स वगैरह अपने मतलब प्रिपेयर करो, ठीक है ना। काफ़ी हद तक चांस है कि मतलब आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। देन आफ्टर हम बात करते हैं तुगलक के डायनेस्टी के बारे में। तो 1320 से लेकर के 1414 तक चली थी। अगर हम इसके बीच में बात कर रहे हैं तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो उसने सबसे पहले इंपॉर्टेंट मतलब कि पहले नंबर पे इसका मतलब फाउंडर था बेसिकली। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास में, उसने इरिगेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ था, पोस्टल सिस्टम के ऊपर काम किया था, नहरों के निर्माण में काम किया हुआ था, और उसके अलावा बेटा जो था उसका जौना खान, उसके बेसिस पे उसने एक मतलब कि जौना खान मतलब बेसिकली जिसका असली नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब कि जौना खान के बेसिस पे ही जौनपुर के मतलब स्थापना करी गई थी वैसे तो, मगर एक्चुअली में मतलब ये अपने बेटे को बहुत सोचता था, मगर जो जौना खान है उसने ही अपने पिता का मतलब कि कत्ल कर दिया था, और बेसिकली मतलब ये चीज़ हुई थी, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पढ़ा लिखा राजा भी बोला जाता है, और इसके अलावा इसको पागल राजा भी बोला जाता है। रीज़न बियॉन्ड इज कि मतलब ये पढ़ा लिखा तो था, मगर इसको चीज़ें अप्लाई करने का मन भी बहुत होता था, इसके आइडियाज़ भी बहुत अच्छे थे, मगर इसको अप्लाई कैसे करना है ये नहीं आता था। लाइक इसके मतलब कि कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र इसने अपने कैपिटल को शिफ्ट करने की सोची थी। उसका मेन मोटिव ये था कि दिल्ली तो ऊपर के साइड का एरिया है, वहाँ पे उसको कैप्चर पूरा मामला था ही था, ठीक है ना। इसने सोचा कि अगर मैं महाराष्ट्र के आसपास चले जाता हूँ तो मैं साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ से मतलब कैप्चर कर लूँगा इंडिया को, और मैं अपनी सल्तनत को बढ़ा दूंगा। बट इसको ये नहीं पता था कि मतलब बिना किसी ज़्यादा तैयारी के, बिना किसी अचानक से मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा तैयारी के बगैर ही अचानक से उठ के चल गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बिना किसी प्रिपरेशन के अगर कोई जाएगा तो फिर मतलब कि उसमें काफ़ी उनका नुकसान हो गया। तो उसके बेसिस पे इनको मतलब कि ये लोग गए वहाँ पे, इन्होंने दौलताबाद की स्थापना भी कर दी और बोल दिया कि मतलब कि आज से हमारा ये कैपिटल है। मगर वहाँ पे उसी समय के बात है कि हरिहर और बुक्का, ठीक है, ये दो साउथ में दोनों ने मिलकर एक मतलब विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना करी, और देन आफ्टर इसको यहाँ पर से हरा दिया कृष्णा नदी के किनारे, मतलब क्योंकि इन्होंने डेरा डाला हुआ था। कृष्णा नदी ने पहले ही इनको घेर रखा था, जो कि आगे नहीं बढ़ने दे रही थी आगे की तरफ, साउथ की तरफ इनको। और हरिहर बुक्का ने बेसिकली विजयनगर डायनेस्टी बना के पूरी की पूरी मतलब इनको और तबाह कर दिया, जिसके बाद इनको उल्टे पैर वापस आना पड़ा, और उसके बाद में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बात इसके बाद में भी बढ़ती चली गई। जैसे इसने करेंसी जो है वो भी लॉन्च करने की कोशिश की। इसने मतलब मंगोलों के थ्रू टोकन करेंसी लॉन्च करने का सोचा, पेपर वाले जो करेंसी होता है। बट उसमें हुआ क्या
कि इसको यही आइडिया नहीं था कि वैल्यूएशन कैसे करना होता है। लाइक मतलब कि एक बात बताओ, आप अगर गवर्नमेंट 1 रुपये सिक्का दे रही है, अगर 1 रुपये सिक्का जो है वो गवर्नमेंट आपको तो 1 रुपये में दे रही है, मगर पता चल रहा है कि उस कॉइन का 3 रुपये की वैल्यू मार्केट में है, मतलब पिघला पिघला के लोग उसको बेच रहे हैं, तो मतलब वो एक गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना। मतलब बेसिकली वैल्यूएशन हमेशा नोट की या फिर सिक्के की एक लिमिट में की जाती है, एक तरीका होता है जिसके द्वारा उसकी वैल्यूएशन की जाती है। ओके, तो पता चला था कि मतलब इसने मतलब कि जो भी सिक्के चलाए, नोट चलाए, मतलब बेसिकली वो घर में ही छप रहे हैं लोगों के, तो वो किसी काम का नहीं था, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ थी हमारे पास में। एग्रीकल्चर के लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने आमिर कोही। इसके बाद में नेक्स्ट रूलर हमारे पास में आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने जौना खान के नाम पर जौनपुर की स्थापना करी थी। इसने डिपार्टमेंट बनाए थे, 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, दीवाने बंदगान, दीवाने इलाज, दीवाने खैरात। जो बंदगान है वो स्लेव्स के लिए था बेसिकली, इलाज वाला मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए था, और खैरात वाला मतलब जो भी गरीब लोग थे उनके लिए मतलब कि इन्होंने स्थापित किया हुआ था इसको, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में सैयद डायनेस्टी आ जाती है। सैयद डायनेस्टी के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है कि इसको स्थापित करने वाला कौन था, तो खिज़र खान था, ठीक है। कोई भी टाइटल इसने एक्सेप्ट नहीं किया था बेसिकली। मुबारक शाह इसके बाद में जो रूलर था दूसरा वाला, उसने मुबारकाबाद सिटी की स्थापना करी थी। देन आफ्टर मोहम्मद शाह आया था, और मोहम्मद शाह जो था उसने बहलोल लोदी को बुलाया था, क्योंकि वो मालवा को लूटना चाहता था। मालवा को लूटने के लिए उसने बहलोल लोदी को बुलाया। बहलोल लोदी आता है, मालवा को लूटता है, उसको कैप्चर भी करता है। उसका आना जाना काफ़ी हद तक रहता है मोहम्मद शाह के यहाँ पे, और मोहम्मद शाह के यहाँ पे मतलब मौत के बाद में बेसिकली उसके जो बच्चे होते हैं उनको उतना ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना आता नहीं है। तो देन आफ्टर वो क्या करता है कि मतलब लोदी डायनेस्टी की स्थापना करता है आगे चल के, और जो बहलोल लोदी है हमारे पास में, यही आगे चल के आपका लोदी डायनेस्टी की स्थापना करेगा। डायनेस्टी में बहलोल लोदी सबसे पहले हमारे पास में आता है, और ये केयर ऑफ नोबल्स करता है। अपने जितने भी इसके सलाहकार होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। इनफैक्ट इतनी केयर करता था कि मतलब ये कई बार मतलब कालीन पे ही बैठा करता था, मतलब ये नहीं कि बाकी सभी लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं और ये तख्त पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। बहलोली कॉइन्स इसने लॉन्च किए थे, जैसे कि मतलब कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बलबनी कॉइन्स बलबन ने लॉन्च किए थे, वैसे ही बहलोल ने भी बहलोली कॉइन्स लॉन्च किए थे। पहला अफगानी था। पहला अफगानी इसलिए क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि मतलब कि जैसे जो खिलजी डायनेस्टी थी हमारे पास में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी अफगानिस्तान से आए थे, मगर वो अपने आप को कभी अफगानिस्तानी वाले मानते नहीं थे, वो अपने आप को तुर्क बोलते थे, और जो इंसान जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में बात आती है सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी जो है उसने आगरा की स्थापना करी थी हमारे पास में, वही है 1506 में इसने आगरा को अपनी सिटी बनाया था, कैपिटल बना दिया था। इसके बाद में सिकंदर लोदी आता है जिसने मतलब कि सिकंदरा की स्थापना करी हुई है, वो आगरा के नज़दीक ही पड़ता है आपके पास में। लैंड मेजरमेंट का एक यूनिट लॉन्च करता है वो, जिसको बोलते हैं गज़े सिकंदरी, ठीक है। ये भी मतलब कि सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आता है हमारे पास में इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो होता है हमारे पास में, इसको किसी भी कोई केयर नहीं होती है, और इसको मारने के लिए इसी के जो लोग होते हैं वो बाबर को बुलाते हैं, और देन बाबर जो आता है वो मतलब बाबर बाहर से आता है अफगानिस्तान से, और वहाँ पर से आके वो लोदी को किल कर देता है। फिर देन आफ्टर हम लोग को अब जो बात करनी होगी वो बात करनी होगी मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है ना। और जो मुग़ल डायनेस्टी है हमारे पास में वो एक लंबे समय तक चलेगी। तो दोस्तों मतलब कि होपफुली कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जो भी इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आप लोग हम लोग को शेयर कर सकते हैं, ताकि इसको और इम्प्रूव किया जाए। स्पीड थोड़ी हमारी तेज़ रहेगी वो, क्योंकि हम लोग को क्रैश कोर्स करना है, और आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। बाकी आगे के लिए जो भी हमारे पास में स्ट्रेटजी होगी वो आप लोगों के भी सहयोग से होगा। आप लोग को जो भी कमियाँ लगती हैं वो आप लोग हम लोग को 8826298835 पे मैसेज कर सकते हैं, या खालका अकेडमी edu.com पे आके मेल कर सकते हैं, जिससे भी हमको मतलब कि आपकी तरफ से मतलब जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड होंगी, तो हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और किसी भी तरीके के और डिफरेंट कोर्सेज़ को आपको जब परचेज़ करना हो, उसकी एक डिटेल्ड क्लास लेनी हो, थोड़ा स्लो प्रोसेस में जब पढ़ाई होगी और सारे टीचर्स आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़ाएंगे, उसके लिए आप क्या करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड देन आफ्टर हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे, वंस अगेन 8826298835। ओके,
सो 17वीं बीपीएससी मात्र 50 से 60 दिन के अंदर की तैयारी हमारे पास में करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल कालका अकेडमी edu.com से। ओके, बाय बाय।